नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैसले का दिन आप देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 28 के अखाड़े का विजेता होगा कौन? कुछ ही घंटों में होगा सबके सामने आखिर कौन संभालेगा मध्य प्रदेश की सत्ता और किसका खुलेगा किस्मत का पत्ता। क्या है वोटर की मर्जी, किसकी कबूल की गई है अर्जी, ये सब कुछ हो जाएगा कुछ ही घंटों में साफ। सियासत के युद्ध में सबका सब कुछ दांव पर, अब नहीं कोई अगर या कोई मगर। क्या सिंधिया का फैसला था सही? वोटर ने देखा सबका खाता और बही। क्या बनेंगे रहेंगे शिवराज या फिर लौट जाएगा कांग्रेस का राज? आखिर किसका दिखेगा दम और किसका टूट जाएगा भ्रम और वहम? आज मंगल को किसका होगा मंगल, किसका होगा अमंगल? कौन मनाएगा दिवाली, किसका निकलेगा दिवाला? सब कुछ पता चलेगा अब से कुछ ही देर बाद। ज्यादा वक्त बचा नहीं है और धीरे धीरे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद पता चलने लग जाएगा कि तस्वीर क्या है। 28 सीटें जो हैं इनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे। गौर कीजिएगा, 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और एक सीट बीजेपी के पास थी। 3 सीटें इसमें 28 में से 3 सीटें जो हैं वो विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई हैं, लेकिन बाकी 25 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफा दिया और फिर से जनता के बीच पहुंच गए चुनने के लिए। तो सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम दिखाएंगे आपको और नतीजों के साथ करेंगे हार जीत का विश्लेषण भी। हम बताएंगे कहां कैसा समीकरण रहा है, क्या इलाके में वोटर्स का मूड नजर आया है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की एक लेकिन महत्वपूर्ण सीट मरवाही पर भी वोटों की गिनती पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तो बने रहिए आज दिन भर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। देखिए फैसले का दिन। जी हाँ, तो फैसले का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करने वाला है, मध्य प्रदेश की सियासत का फैसला करने वाला है। क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश की सियासत बहुत सामान्य और बहुत सरल मानी जाती है, एक जैसी मानी जाती है, लेकिन ये इस बार नहीं हुआ है। इस बार बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया इस बार। तो न्यूज़ 18 पर सबसे तेज नतीजे 1 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नजर आप बनाए रखिए, टैली आप देख पा रहे हैं और टैली में पता चलता जाएगा, धीरे से आपको साफ हो जाएगा कि क्या तस्वीर धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने जो दावा किया था, बीजेपी ने जो दावा किया था, उसका वो दावों की हकीकत अब आपको नजर आएगी। दावे भूल जाइए, बातें भूल जाइए, बड़ी बड़ी बयान भूल जाइए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भूल जाइए, किसने किसको धोखा दिया ये भूल जाइए, क्योंकि इसका फैसला तो जनता कर चुकी है। जनता ने अपना फैसला पहले ही ईवीएम में बंद कर दिया है। अब ईवीएम में बंद होने के बाद आज जब ईवीएम खुलेगी तो फैसला भी सामने आने लग जाएगा। तो किस पर भरोसा जताया, किसको कहा कि अब आपको बाहर ही बैठना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। 1 घंटे के बाद 28 सीटों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 3 नवंबर को 28 सीटों पर हुए बम्पर वोटिंग के बाद आज प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। अब से कुछ घंटे बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। इस बार डाक मतपत्रों की संख्या ज्यादा है क्योंकि कोरोना काल में बुजुर्गों ने डाक मतपत्रों के जरिए अपना वोट दिया है। 2 पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत समेत 12 मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकों के कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेने और सभी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश में उपचुनाव हुआ। 20 मार्च 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच गई। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर, मानधाता से विधायक नारायण पटेल और बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके पहले आगर से भाजपा के विधायक मनोहर ऊंटवाल और जौरा से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से पहले से ही 2 सीटें खाली थी। हाल में बयावर से कांग्रेस विधायक
गोवर्धन दांगी के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई, जिसके बाद प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। ये वो सीटें हैं जहां बसपा की स्थिति मजबूत है। मुरैना, भांडेर, अंबाह, गोहद और दिमनी में बसपा का प्रभाव है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 9 प्रत्याशियों का जीतना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीत का परचम लहराना होगा। अब देखना होगा कि आज सत्ता की बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि ये चुनाव हो क्यों रहा है, हालात क्या हैं। ये भी आपको ये जो एक तरफ आप ये आंकड़े देख पा रहे हैं, ये वर्तमान परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के पास कितने विधायक अभी वक्त मौजूद हैं, फिलहाल मौजूद हैं, कांग्रेस के पास कितने हैं और अन्य में बीएसपी भी है, सपा भी है और निर्दलीय भी है। तो 7 का ये आंकड़ा जो आप देख पा रहे हैं ये वैसा का वैसा ही है। 107, ये पहले 108 थे। एक बीजेपी के विधायक का निधन हो गया आगरमालवा से, मनोहर ऊंटवाल का, और उसके बाद एक सीट खाली हुई और बाकी जो 87 देख रहे हैं इसमें 87 में 27 और जोड़ लीजिए, क्योंकि ये 27 सीटें वो थी जहां पर कांग्रेस के विधायक जीते थे, लेकिन 2 सीटें निधन की वजह से और 25 सीटें इस वजह से वहां पर चुनाव हो रहा है क्योंकि यहां के विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस जनता के बीच वो पहुंचे हैं। और हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं चंबल की। शरद, चंबल की सियासत का आगे क्या भविष्य होगा और वहां कौन रहेगा किंग? हमको याद है कि 2018 के चुनाव में किंग मेकर सिंधिया थे, उसके बाद जब सरकार बदली, कमलनाथ की सरकार गिरी, कांग्रेस की सरकार, तब भी किंग मेकर की भूमिका तो सिंधिया ने ही निभाई। लेकिन इस बार 16 सीटें और जहां पर बड़े बड़े नाम हैं, सबकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, सबका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या नजर आ रहा है? क्या चुनाव में आपने इस पूरे चुनाव को आपने कवर किया, क्या देखा आपने, कितना बदलाव महसूस किया, कितना वोटर के मन में बदलाव था? क्योंकि हमने ये भी देखा कि 2018 का चुनाव और 2020 के उपचुनाव में फर्क ये कि वोटिंग परसेंटेज कई जगहों पर कम नजर आया। देखिए, बिल्कुल आपने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही हैं और बिल्कुल सही भी हैं, लेकिन एक बात जिसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जब आए सामने तो ये जरूर कहा गया कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी मिल जाएगी। 15 से 16 सीटों का अनुमान लगाया गया। 2-3 जो एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के आए, लेकिन इस बार खास बात ये थी इस उपचुनाव की, क्योंकि ये उपचुनाव ना होकर सीधे तौर पर कोई विधानसभा चुनाव ही कहा जाएगा, क्योंकि यही उपचुनाव है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में ये तय होना है कि आज के बाद से कौन सी सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वोटर का मूड पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए भी, और हम जैसे जो रिपोर्टर हैं जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और जनता से संवाद भी करते हैं, क्योंकि न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में बल्कि जहां भी उपचुनाव हो रहे थे, ज़्यादातर जगहों पर स्थितियां ऐसी थी जिसमें जो मत भिन्नता थी लोगों के बीच में वो देखने को मिली। हालांकि एक नाराज़गी इस बात को लेकर ज़रूर थी कि जो पार्टी छोड़ी जिन नेताओं ने, और ये जो उपचुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए थी, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन अब जबकि चुनाव हो ही रहे थे और सरकार बीजेपी की बनी हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के पास इस पूरे चुनाव में जो कैंपेनिंग रही उसके दौरान कहने के लिए ये रहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को अपना बहुमत हासिल करने के लिए बहुत कम सीटों की ज़रूरत है कांग्रेस के मुकाबले। ये जो फैक्टर थे उन्होंने जनता के मानस पे एक अलग तरीके का प्रभाव डाला, जिससे जो दल बदल का जो विषय था वो कहीं ना कहीं पीछे छूटा। तो यही वजह रही कि ये पढ़ पाना कि आखिरकार कौन भारी रहेगा कौन हल्का रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहा है। बस अब कुछ से कुछ देर बाद जब मतगणना शुरू होगी, माफ़ कीजिएगा,
तो सारी स्थितियां भी साफ हो जाएंगी। हम बताते भी रहेंगे आपको राजनीतिक विश्लेषण और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। ग्वालियर में हम इस वक्त मौजूद हैं। ग्वालियर में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, हालांकि आज ठंड में सियासत का पारा पूरी तेजी से गर्म होना है। ये जो मतगणना केंद्र है वहाँ के लिए जाने वाला रास्ता है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। जो प्रत्याशी हैं या जो एजेंट हैं उन्हें भी केवल अधिकृत पास के तौर पर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जहां तक बात आप कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो निश्चित ही इस उपचुनाव में अगर किसी की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है तो फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और ये कहा भी जा रहा है, एक आकलन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी मेजोरिटी में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहीं ना कहीं हार हो जाए, क्योंकि सारी की सारी सीटें जो 22 लोग, अगर उन्हीं के 22 में से भी 19 लोग माने जाएं, क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जो आए तो उनके साथ में थे, जो गाड़ी उस वक्त चल रही थी उसमें सवार हो गए, लेकिन 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा दिया। तो उन 19 में से, क्योंकि इस चुनाव का आकलन 2 आधार पर किया जाएगा। कल हम हमारे खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी कह भी रहे थे कि 2 तरीके से आकलन होगा। एक तो 19 सीटों का आकलन होगा जो सिंधिया के साथ में आए, और बाकी सीटों का आकलन होगा 9 सीटों का जो दूसरी तरीके से जो बाद में इस्तीफा देकर आए। तो 19 में से आखिरकार कितने लोग जीतते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा इस उपचुनाव में के नतीजों में, क्योंकि मेजोरिटी अगर मान लीजिए आ भी जाती है बीजेपी, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर मैं शरद आपके पास लौटूंगा भी। शिवराज सिंह चौहान ने 80 से ज्यादा सभाएं, रोड शो किए, एक सीट पर 5 बार 4 बार वो गए। ग्वालियर चंबल से बीच में शुरुआत में जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद खबरें ये भी आई कि किसका पोस्टर लगा और किस पोस्टर में जगह नहीं मिली, कौन कितना पावरफुल रहेगा। ग्वालियर चंबल में तो बड़े बड़े पहले से दिग्गज बैठे हुए हैं, उसके बाद एक नए दिग्गज का प्रादुर्भाव जो हुआ है उसकी वाकई में वो दिग्गज बना रहेगा, उसका पावर सेंटर उतना ही रहेगा नहीं रहेगा, इस पर मैं आऊंगा। उसके पहले मनोज मेरे सहयोगी जो हैं वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल सबसे पहले तो मौसम कैसा है, ठंड शुरू हो चुकी है और इसके बीच गर्मी सियासत की जरूर बनी हुई है, क्योंकि आज नतीजों का दिन है, फैसले का दिन है, और आज ये तय होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत किस दिशा में जाएगी। भविष्य तो मध्य प्रदेश का 5 साल के लिए तय होगा, लेकिन सियासत किस दिशा में जाएगी ये भी तय होगा। जी बिल्कुल पुनीत, सही कहा आपने कि जिस तरीके से ठंड का मौसम है और सुबह से जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही, लेकिन काउंटिंग स्थल पर वो गर्मी देखी गई, क्योंकि सुबह से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटिंग स्थल जो मुरैना का यहाँ पर बनाया गया है, जिसपे 5 विधानसभा की काउंटिंग यहाँ पर 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है, जो उम्मीदवारों के जो एजेंट है, वो उनकी संख्या यहाँ पे लगातार आती जा रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तमाम बंदोबस्त जो है प्रशासन के द्वारा कर लिए गए। लेकिन 5 सीटों पे कहीं ना कहीं 4 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस से जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन किया, और सिंधिया खेमे के ये समर्थक थे और उन्होंने जो है बीजेपी के उम्मीदवार बनकर जो है यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि अब काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी और जो 5 विधानसभा है वहाँ पर करीब जो आखिरी राउंड है, करीब 27 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी। जोरा जो कि बनवारी लाल जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, वहां पर जो है 370 पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 27 राउंड की काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी। पोस्टर बैलेट के साथ ये काउंटिंग शुरू होगी। इसके अलावा सुमावली की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे वो उम्मीदवार यहाँ पर बने एदन सिंह कंसारा, और उसके अलावा जो बीजेपी में कांग्रेस में जो थे वो अजब सिंह कुशवाहा यहाँ से लड़े, और यहाँ पर 25 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी और 27 राउंड की काउंटिंग मुरैना में होगी। दीवनी और अंबा की बात करें तो यहाँ पर
23 राउंड की काउंटिंग होगी। तो कांटे की टक्कर यहाँ तमाम सीटों पर है और दो जो मंत्री हैं जो सिंधिया खेमे से आए थे, ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया, ये दोनों मंत्री की साख भी यहाँ पर दाव पे लगी है क्योंकि कांटे की टक्कर है। अजब सिंह कुशवाहा जो कि सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ के जो ऐदल सिंह कंसाना बीजेपी में गए, फिर बीजेपी के उम्मीदवार हुए, लेकिन वहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है क्योंकि वो ऐसी सीट है जहां पे 30 साल में क्षत्रिय जो उम्मीदवार है वो वहां पर नहीं है। दोनों ही जो पार्टी के प्रत्याशी वो अलग अलग है। दीमनी की बात करें, अंबा की बात करें तो तमाम जो विधानसभा है वहां पर भी कांटे की टक्कर है और लगातार बीजेपी की कोशिश है कि वो तमाम सीटें जो कांग्रेस के पाले में थी, मुरैना की 5 विधानसभा, वो उनके पाले में जाए। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो अब काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी, उसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कि ये 5 सीटें किसके पाले में जाने वाली, क्योंकि सिंधिया समर्थक 2 मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया, दोनों की साख यहाँ पर दाव और उनके आगे का भविष्य भी तय करेगी ये सीटें, क्योंकि उन्होंने दल बदल का जो है मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस उठाती आ रही, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा कितना काम करेगा, कर्ज माफी का मुद्दा कितना काम करेगा, और जो बीजेपी तमाम अपने एजेंडे लेके आई वो कितना काम करेंगे, अब इस काउंटिंग के बाद वो भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये पता चल जाएगा। और अब लगातार हमारे सहयोगी शरद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, आपसे यही सवाल था कि पावर सेंटर की जो बात सामने आ रही थी, ये इस चुनाव में पावर सेंटर कहां रहा, और आने वाले वक्त में पावर सेंटर क्या उतना एक्सेप्टेबल होगा? क्या माना जाएगा कि एक नया पावर सेंटर, एक नया प्रादुर्भाव जो हुआ है वो मान लिया जाएगा, उसको आसानी से आत्मसात कर लिया जाएगा? देखिए, आत्मसात तो सिंधिया भी बीजेपी में क्या हो पाएंगे, यही सवाल खड़ा हो रहा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में जब गिनती उनकी होती थी, आपने भी जब पहला सवाल किया तो यही कहा कि जब 2018 के चुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ बोलबाला रहा कांग्रेस में, और जो सीटें हैं वो ज़्यादा कांग्रेस को यहाँ से मिली। तो पहले तो यही सवाल खड़ा होता था सबसे ज़्यादा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर वो हकीकत भी हमने देखी, अप्रत्याशित तौर पर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। तो एक सवाल तो ये था कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे, पावर सेंटर में शामिल हो पाएंगे। तो इस पर अभी कोई टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ रहती हैं या जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है दोनों पार्टियों का, वो बिल्कुल अलहदा है। उसमें देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं मेहमान बन के और उनको एडजस्ट करना है। जहाँ तक बात उनके चेहरे के इस्तेमाल की है या उनको शामिल करने की है, तो इसके पीछे की दरअसल 2 वजह रही। एक तो ये कि जैसे ही ये उपचुनाव तय हुआ, यानी कि जो 22 लोग हैं पहले वो सामने आए, फिर बाकी और लोगों ने इस्तीफे दिए, तो ये जब तय हो गया कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना ही है, तो फिर कहीं ना कहीं सर्वे करने के जो सिलसिले शुरू हुए और शुरुआती जो सर्वे हुए बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी किए गए। हालांकि कांग्रेस तो अभी भी सर्वे में ये दावा करती है कि 28 में से 28 सीटें वो जीत रही है, क्योंकि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उन बिकाऊ लोगों के खिलाफ में है जिन्होंने पार्टी बदली। लेकिन बीजेपी ने जो अपने सर्वे कराया और जो उच्च पदस्थ सूत्रों से हमें जानकारियाँ मिली, उसमें एक बात कहीं ना कहीं ये शामिल थी कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग पार्टी बदलकर आए हैं, अगर उनके चेहरे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही चेहरा आगे रखकर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि लोगों के बीच में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी थी कि जो पार्टी बदली गई और इतने ज़्यादा पैमाने पर जो उपचुनाव है वो हो रहा है। तो ये फिर बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है या जो स्ट्रेटजी है उसको बदलने का काम किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को कहीं ना कहीं पीछे किया और शिवराज सिंह चौहान सामने आए। और फिर ये जो चुनाव जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिकाऊ टिकाऊ के बीच में होना चाहिए था, अगर आप गौर से देखेंगे और पतली लाइन जो खिंची हुई है, वो चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो गया पूरे मध्य प्रदेश में। ये जो बदलाव हुआ वो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फंसी, ये कहना होगा, फंसती हुई नजर आई। क्योंकि अगर ये चुनाव पूरी तरीके से 22 जो लोग आए थे उन पर डिपेंड रहता और सिंधिया के ही चेहरे पर कांग्रेस पार्टी डिपेंड रखती, तो शायद
ये जो मुकाबला है वो और ज़्यादा टफ हो सकता था, लेकिन जो वर्सेस की लड़ाई है वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज हो गई। हाँ, ये सवाल ज़रूर है राजनीतिक तौर पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अभी ही पीछे हो गए हैं, मतलब पहला जो चुनाव है जो उनकी ही वजह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार मंचों से कहा कि ये सरकार ही उनकी वजह से बनी है और ये सरकार चलेगी भी तभी जब वो लोग जीतेंगे चुनाव। तो क्या वो इसी तरीके से सिर्फ पोस्टर में कुछ तत्कालिक तौर पर ही गायब हुए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दीर्घकालिक तौर पर गायब हो जाएंगे? क्योंकि पावर सेंटर बहुत सारे हैं ग्वालियर चंबल में, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और भी बहुत, जयभान सिंह पवैया, प्रभात झा, बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर है। तो अब देखना होगा कि ये सारा जो राजनीतिक भविष्य है वो इसी से जुड़ी हुई एक बात, इसी से जुड़ी हुई शरद एक बात, इस बीच मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे प्रत्याशी जो है उन्होंने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया, भगवान के दर पहुंच रहे हैं। पहले गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं तो उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है, और उसके बाद आज चूंकि मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की भक्ति भी की जा रही है, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये कहा जाता है, तो इसीलिए भक्ति भी की जा रही है। शरद, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, और जो आपने बात कही, इस बीच कल हमने एक बयान सुना बीजेपी की तरफ से, और उसमें जो आकलन किया गया, उसमें जो आंकड़ा, भले ही 28 से 28 जीतेंगे ये दावा भले ही किया जा रहा था, कॉन्फिडेंस जरूर दिखाया जा रहा था, लेकिन आपने भी ये बात गौर की होगी, कल हम सुन रहे थे हमें तो सरकार बनाने के लिए 9 ही सीटें चाहिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो क्या तैयारी 9, 10, 12 तक की है? अंदर खाने ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पावर जो है, ताकत जो है, वो बार बार एहसास ना कराया जाए, इसलिए केवल उतना ही रखेंगे जितने की जरूरत है। ये बातें भी आ रही थी शरद। देखिए, ये चर्चाओं की बातें हैं। बीजेपी ने अधिकृत तौर पर हालांकि ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्हें सिर्फ 12 ही सीटें चाहिए, बाकी आए या ना आए। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो गणित है वो यही कह रहा है कि सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। आज की तारीख में जो बहुमत का आंकड़ा है या मैजिक फिगर है जिसको हासिल करना है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के 107 विधायक अभी हैं, एक सीट और खाली है। अभी कुल मिला के 29 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में खाली हैं, और 29 में से 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। एक सीट पर उपचुनाव अभी और होगा, क्योंकि वो सीट राहुल लोधी वाली कुछ वक्त पहले ही खाली हुई जब मतदान होना था, उससे पहले। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि बीजेपी को जो बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है वो सिर्फ 8 सीटों का हासिल करना है, और उसके बाद में एक्सेस के तौर पर जितनी भी सीटें आ जाएं वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या ये 8 का भी टोटा पड़ जाएगा, और क्या कांग्रेस बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देगी 28 सीटों पर जैसा वो दावा कर रहे हैं? तो दावे नहीं, लेकिन शरद, अगर सत्ता में संतुलन आवश्यक होता है तो वो प्लस की जो आप बात कर रहे हैं कि वो फायदेमंद होगा, क्या वाकई में फायदेमंद होगा? खैर, जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्लस को वाकई में फायदेमंद मानकर चला जा रहा है, या कुछ और भी मानकर चला जा रहा है कि संतुलन बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है? ये सारी चीजें देखी जा रही, इस पर चर्चा होगी, दिन भर चर्चा होगी, और हम बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है काउंटिंग शुरू होने में, और काउंटिंग पर पैनी नजर, एक एक रुझान, एक एक नतीजा सबसे पहले हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे, काउंटिंग सेंटर से पहुंचाएंगे। ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देखते रहिए, क्योंकि सबसे पहले 28 + 1 छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट, यहां से रुझान, नतीजे हम